अड्डा साइंस हिंदी मीडियम क्लास 11-12 में कक्षा 11वीं का चैप्टर नंबर 2 संबंध एवं फलन पूरा चैप्टर फिनिश होने वाला है। यानी बारीकियों से समझने वाले हैं, ढेर सारे प्रश्न भी करेंगे, यानी कोई दुख दुविधा नहीं रहेगी। इसके लिए आपको ये सेशन पूरा कंप्लीटली आखिर तक देखना होगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविरंजन आप सभी का स्वागत करता हूँ अड्डा साइंस हिंदी मीडियम क्लास 11-12 में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, कक्षा 11वीं का चैप्टर नंबर 2 संबंध एवं फलन, आज के सेशन के अंदर ये पूरा चैप्टर फिनिश होने वाला है। यानी कि सभी कॉन्सेप्ट को एकदम बारीकियों से समझने वाले हैं, साथ ही साथ उसी पर आधारित ढेर सारे प्रश्न भी करेंगे। यानी कि इस चैप्टर में अब आपको किसी प्रकार की कोई दुख दुविधा नहीं रहेगी और आपके एग्जाम में एकदम धमाल मचाओगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग। इसके लिए आपको ये सेशन पूरा कंप्लीटली आखिर तक देखना होगा। देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इस चैप्टर में, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो कि आपको परेशान करते हैं और आपको आने चाहिए, और कैसे इन सभी को बिल्कुल ईजीएस्ट फॉर्म में आपके लिए कन्वर्ट करता हूँ। नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट की बात की जाए, यानी कि इस चैप्टर में है क्या क्या। सबसे पहले हम जानेंगे समुच्चय के कार्तीय गुणन के बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में कि होता क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी पर आधारित आप आगे के कॉन्सेप्ट को कवर कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इसी पर आधारित आपका आएगा सबसे पहला टॉपिक रिलेशन आएगा, यानी कि संबंध की बात करेंगे। फिर हम फलन देखेंगे, फिर कुछ फलनों और उनके आलेख के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर वास्तविक फलनों और फलनों का बीजगणितीय यानी उसके अलजेब्रा के बारे में जानेंगे। यानी ये कुल टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर हमें कवर करने हैं। इन सभी टॉपिक को एकदम डिटेल में कवर करेंगे और इन पर क्वेश्चन तो करने ही है। नजरें स्क्रीन पर, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, हमारे पास सबसे पहले आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि कार्तीय गुणन क्या होता है। तो इसमें मैं आप सभी को बता दूं कि कोई भी दो समुच्चय आपके पास दिए रहेंगे, जैसे पी और क्यू आपको दिए रहे हैं, उसको हम पी क्रॉस क्यू, कार्तीय गुणन को क्रॉस के तौर पर रखा जाता है। एक आसान भाषा में पहले एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, फिर हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सामने एक पी आपको दिया हुआ है जो कि आपके पास है 1 2 3 दे रखा है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। एक क्यू आपको समुच्चय दे रखा है जो कि दे रखा है ए और बी दे रखा है, बहुत बढ़िया। जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर आपने समुच्चय को पढ़ा था, वही समुच्चय के आधार पर चीजें बढ़ रही हैं। यानी जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है जरूर देख लेना भाई। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या चीज भाई, पहला एक समुच्चय मैंने पी माना, एक दूसरा समुच्चय क्यू है, सेट पी सेट क्यू, ठीक है। अब मैं इसका जब कार्तीय गुणन करता हूं, यानी पी क्रॉस क्यू कहा जाता है, जिसे कि कार्तीय गुणन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पहले वाले को ए के साथ करोगे, फर्स्ट ए आ जाएगा, फिर 1 के साथ बी वाला आएगा, फिर 2 के साथ ए आएगा, फिर 2 के साथ बी आएगा, फिर 3 के साथ ए आएगा और 3 के साथ बी आएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपने P को Q से गुणा कर दिया। गुणा भी कैसे, कार्तीय गुणन। पहले वाले को A के साथ, फिर फर्स्ट को B के साथ, 2 को A के साथ, 2 को B के साथ, 3 को A के साथ, 3 को B के साथ, वही चीज लिखी हुई है। टोटली आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि P के अंदर 3 अवयव थे, Q के अंदर 2 अवयव थे, और ये आपके पास 3 दूनी 6, आप देख पा रहे हो 6 अवयव बन चुके हैं। इन सभी के अंदर साफ साफ चीजों में आप देख पा रहे हो कि जो पहला वाला है वो पहले P में से ही आ रखा है। देखो 1 1 2 2 3 3, यानी जो पहले नंबर पर इसमें जो ये आपका है ना कंबाइंड जो आपके पास है, जो आपके पास जोड़े बने हुए हैं, उनमें जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, पहला अवयव है, वो हमेशा हर किसी का पहले सही है, और जो दूसरे वाला अवयव है दूसरे सही है। देख पा रहे हो, ठीक है। यही चीज आपके पास है, तो इसको ही कहा जाता है कार्तीय गुणन। अब आते हैं वापस डेफिनेशन पे। हम देख पा रहे हैं दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त मतलब खाली नहीं होने चाहिए भैया, रिक्त नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ होना चाहिए। दो अरिक्त समुच्चय P और Q का कार्तीय गुणन P क्रॉस Q, उन सभी का क्रमित युग्म, ये जो है क्रमित युग्म है, क्रम के अनुसार फर्स्ट और सेकंड के तौर पर है ना, वैसे क्रमित युग्म का समुच्चय है जिनके प्रथम घटक P, जिसके प्रथम पहले वाले जो घटक हैं एलिमेंट्स जो है वो P से, तथा द्वितीय घटक सेकंड वाले जो है वो Q से आपको दिख रहे हैं, ठीक है, लेकर बनाया जाता है। अर्थात P क्रॉस Q का मतलब क्या है, पी क्यू की फॉर्म में आपका बनेगा, जिसमें कि पहला वाला पी जो है वो कैपिटल पी इसमें से आ रहा है, और दूसरा वाला जो क्यू है वो कैपिटल क्यू दूसरे वाले में से आ रहा है। इस प्रकार से आपके सामने बना है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। यानी सिंपल सी कहानी है भैया, दो सेट को आपस में गुणा कर लो और उसके अंदर जो पहला वाला अवयव है वो पहले से होगा, दूसरा वाला दूसरे से होगा, बात खत्म। ये प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम डन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला भैया का रहने वाला है। तो यहाँ पर जैसे कि एक प्रश्न आपके सामने आता है, यदि आपके पास x + 1 और y - 2 = में 3 और 1 दिया हुआ है, चलो ठीक है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब सिंपल सी बात मैं आपको कहूँ कि अगर कोई भी क्रमित युग्म जो है वो आपस में बराबर दिए हुए हैं, यानी एक आपके पास जोड़े हैं जो आपस में बराबर हैं, इस कंडीशन में इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि अगर ये दोनों बराबर है, मतलब पहला वाला पहले के बराबर होगा,
यानी x प्लस 1 जो है बराबर में 3 होगा और यहाँ से आप x का मान 2 निकाल पा रहे हो, बहुत बढ़िया। वैसे सेकंड की बात की जाए तो y माइनस 2 जो है वो 1 के बराबर है और y का मान कितना होगा, ये उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, y का मान 3 हो चुका है। x का मान 2 है, y का मान 3 है, ये चीज़ आपके सामने आ गई है। डन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बिल्कुल ओके है, ठीक है, बिल्कुल डन डन है, ओके। चलो अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं। देखो अभी तक ये जो हमने देखा, ये देखा भाई कार्तिक गुणन के बारे में। अब हम जानेंगे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि रिलेशन, यानी कि इस चैप्टर में से, इस चैप्टर का जो नाम है रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध एवं फलन, जिसमें हम संबंध पर पहुंच गए हैं। संबंध पर पहुंचने से पहले हमें कार्तिक गुणन पता होना चाहिए था, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि हमने जान लिया कि गुणा इस प्रकार से होता है। इसके बाद अब हम पहुंचे हैं रिलेशन पर, संबंध पर। ये रिलेशन किस प्रकार से है, संबंध किस प्रकार से है, उसको हम जानेंगे। तो संबंध की बात की जाए तो इसको परिभाषा के तौर पर जब मैं देखता हूं तो यहाँ पर जैसे कि एनसीईआरटी में भी आपको कहा हुआ है कि भाई किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध, यानी कि आप क्या देख पा रहे हो, एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में आपस में संबंध स्थापित करा जा रहा है। और वो संबंध कैसा है तो समझिए, ए अरिक्त समुच्चय और बी भी अरिक्त है, दोनों में संबंध कार्तीय गुणन जो होता है ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। यानी कि जब आप ए क्रॉस बी निकालते हो उससे बहुत सारे एलिमेंट मिलते हैं, ठीक है। अब उन्हीं में से कुछ कुछ जो होते हैं वही संबंध होते हैं। जैसा कि डिमांड की जाए भाई, जैसा डिमांड की जाए, जैसे कि आप चाहते हो भैया आपका कोई भाई हो कोई बहन हो, तो भाई बहन ना ढूंढोगे, ठीक है, कि कोई और ढूंढ लोगे नहीं ना। अब आप मम्मी पापा ढूंढोगे तो मम्मी पापा ही मिलेंगे। तो ऐसी जो आपकी डिमांड है, जैसे कि आपके घर में बहुत सारे रिलेशन बन रखे हैं, ठीक है, आपका 10 लोगों का परिवार है। अब उसमें से आपको चाहिए भैया भाई, या भाई बताओ, तो वो जो 10 का जो परिवार टोटल का है उनमें से ही भाई 3 भाई है तुम्हारे, तो वो 3 भाई आपके आ जाएंगे। मतलब क्या है, पूरे में से वही 3 आपके सामने आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा ये टोटली जो था उसमें से 3 आपने जो संबंध डिमांड की वो आपको मिल गया। आपको चाहिए मम्मी, तो भैया मम्मी तो एक ही है, तो मम्मी को देखा भाई ये वाली मम्मी है तो एक ही आ रखा है। भाई पापा, तो पापा एक ही है, दादा दादी तो ये है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर संबंध देख पा रहे हो, किसमें से, टोटली में से। और जो टोटल होता है दैट इज कॉल्ड, वो क्या होता है भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी, कार्तिक गुणन कहा जाता है। यानी कार्तिक गुणन तो टोटल हो गया। अब उन्हीं में से आप संबंध को देखोगे और जैसी संबंध की डिमांड होगी, सर भाई मम्मी पापा ऐसा कुछ होगा, क्वेश्चन क्या, बेटा ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन हो भी सकता है, ठीक है। बाकी जैसा भी होगा वो क्वेश्चन में हम बिल्कुल देखेंगे, ओके। तो अभी तो नजरें स्क्रीन पर रखिए। तो फिलहाल मैं देख पा रहा हूं भाई क्या, ए अरिक्त समुच्चय बी अरिक्त समुच्चय, इनका कार्तिक गुणन ए क्रॉस बी है, इसी का उपसमुच्चय होता है क्या भाई, संबंध। संबंध इसी का उपसमुच्चय होता है। यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्म के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। यानी उसमें जो 2 अवयव थे ना, यानी कि आप देख पा रहे थे ब्रैकेट में A1 और A था, ये दोनों में रिलेशन बता रहा था, संबंध बताता है। उसी के रिलेशन के अकॉर्डिंग ही हम संबंध बता पाते हैं, उन्हीं का संबंध होता है, वही जो 2 होते हैं ना उन्हीं का संबंध होता है। अब वो संबंध भी देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसमें देख पा रहे द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। यानी कि बात ऐसी है कि अगर मैं देखता हूं कि भैया एक आपके पास दिया हुआ है ये A और ये आपके पास दिया हुआ है B, 1 2 3 है और ये ABC है, ठीक है। इसमें हम देख पा रहे हैं ये 1 B पर आ रहा है, 2 A पर आ रहा है, 3 C पर जा रहा है। इसके अंदर क्या कहा गया है, द्वितीय घटक जो होते हैं वो प्रथम घटक के प्रतिबिंब होते हैं। यानी कि इसमें अगर आप देख पा रहे हो 1 के साथ B आपको दिख रहा है, इसका मतलब आप देख पा रहे हो क्या चीज, आप क्या कहोगे इसमें, आप इसमें कहोगे B जो है, B एक का प्रतिबिंब है। भाई ध्यान रखना, बी जो है एक का प्रतिबिंब है, यानी ये चीजें क्या होगी, ये प्रतिबिंब कहलाएंगे। भाई द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है और वही चीज होती है, मैंने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रतिबिंब क्या होता है, ये आपको बात तो समझ में आ गई होगी कि प्रतिबिंब की बात क्या है। इतनी बात क्लियर है, डन, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ओके, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये बात हो चुकी है। अब इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं आगे क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर परिभाषा नंबर 3 जो भी कि आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, जिसमें कि हम देख पा रहे हैं कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्म के सभी प्रथम घटक के समुच्चय को आर संबंध आर का प्रांत कहा जाता है। अर्थात जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पीछे की बात की थी, लेकिन मैं दोबारा थोड़ा अलग टाइप के बना देता हूँ। 1 2 3 4 बना दिया और यहाँ A B C और D बना दिया, या फिर यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं इस तरह से, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, A B C और D बना दिया है, ठीक है।
यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। भाई ये चीज़ हमने देख ली, कुछ कुछ चीज़ें छूट गई है। इसमें अगर मैं बात करता हूँ कि भाई ए से बी की तरफ जा रहे हैं, यानी ये ए है और ये बी है, को इसमें क्या कहा गया परिभाषा में कि भाई अगर मैं बात करूं समुच्चय ए से बी में संबंध हम बना रहे हैं, उस कंडीशन में जो संबंध आर है उसके क्रमित युग्म जो बने हुए हैं उसके अंदर जो पहले वाला होता है, यानी कि समुच्चय में को संबंध आर का प्रांत कहलाता कहा जाता है। यानी कि हम बात करें सभी प्रथम घटकों को समुच्चय का प्रांत कहा जाता है। क्या भाई? प्रांत कहा जाता है, ध्यान रखना। यानी कि अगर मैं प्रांत की बात करता हूं, प्रांत क्या आ रहा है, तो प्रांत के अंदर आप देख पा रहे हो कि जो जो अवयव का प्रतिबिंब बन पा रहा है, 1 2 3 है, यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो 1 2 3 ये आपके प्रांत हो गए हैं। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, डन है, ठीक। उसके बाद समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर क्रमिक युग्मों के सभी द्वितीय घटक, मतलब सेकंड वाले की बात करें कि समुच्चय को संबंध आर का परिसर कहा जाता है। यानी इसने कहा हुआ है कि क्रमित युग्मों के, ये युग्म की टोटल युग्म पहले लिख लेते, पहले युग्म लिख लेते हैं फिर प्रांत और परिसर लिखेंगे। भाई पहले मैं टोटल युग्म की बात करूं तो मुझे दिख रहा है 1 के साथ बी आ रहा है और 2 के साथ सी आ रहा है और 3 के साथ डी आ रहा है। बस यही युग्म आपके सामने रिलेशन बने हैं। कार्तीय गुणन की बात की जाए तो वो इतने नहीं होते, वो बहुत सारे होते हैं। कैसे? 1 के साथ ए, 1 के साथ बी, 1 के साथ सी, 1 के साथ डी, 2 के साथ सारा, 3 के साथ सारा, 4 के साथ सारा, यानी कि बहुत सारे बनेंगे। लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि संबंध ऐसा है, 1 के साथ बी संबंधित है, 2 के साथ सी है और 3 के साथ डी है। ठीक, इतना ऐसा ही संबंधित दिया हुआ है। अब ये जब दिया हुआ है तो इसके अंदर आपसे कहा जाए कि भैया बताइए प्रांत क्या होता है, जो कि पहली परिभाषा में है। आसान शब्दों में कहा जाए तो इसके अंदर जो पहले नंबर पर दिख रहा है ना 1 2 3, इसे प्रांत कहा जाता है। इसमें कोई दुख दुविधा नहीं है। परिसर की बात की जाए तो परिसर क्या होता है? परिसर की बात की जो दूसरे नंबर पे है बी सी डी है, यानी आप देख पा रहे हो बी सी डी ये दूसरे नंबर पर थे, इसे आप परिसर कहोगे। ठीक है, इसे आप परिसर कहोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ए से बी में क्रम युग्मों के सभी द्वितीय खंड के समुच्चय संबंध आर के परिसर कहलाते हैं। और वहीं पर मैं बात करता हूं कि भाई समुच्चय बी, भाई बी की बात कर रहे हैं, संबंध आर का सह प्रांत कहलाता है। यानी कि अगर सह प्रांत की बात की जाए, सह प्रांत, भाई सह प्रांत की बात की जाए, भाई अगर मैं सह प्रांत की अगर बात करता हूं तो इसका मतलब होता है समुच्चय बी के अंदर जितने भी अवयव हैं वो सभी आप यहां पर लिखोगे। यानी कि आप देख पा रहे हो क्या क्या चीजें आ जाएगी आपके सामने, तो ये आ जाएगी भी ए बी सी और डी आ जाएगी। यानी कि जो आपका छूट जाए या फिर मत छूटे, सभी के सभी को सह प्रांत कहा जाता है, को डोमेन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बिल्कुल डन है, ओके। यानी कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि प्रांत क्या है, परिसर क्या है और सह प्रांत क्या है, तीनों चीजें बिल्कुल क्लियर होती है। ठीक है, बिल्कुल डन, ओके। चलो चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं आगे क्या रहने वाला है। जैसे कि मैं नेक्स्ट की बात करूं, एक प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है, इस प्रश्न के तहत हम जानेंगे। मान लीजिए ए समुच्चय ये है और संबंध इस प्रकार से आपको बनाना है जिसमें कि ए से ए में संबंध जाएगा। ए से ए में संबंध का मतलब ये है कि आपके पास जो ए है वो भी यही वाला पहला वाला हो गया और ये भी ए ही हो गया। ए कितना है तो 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6 है। ये भी 1 2 3 4 5 और 6 है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें फर्स्ट वाले के अंदर कहा गया है कि भैया आप तीर आरेख बनाइए, तो इसे ही तीर आरेख कहते हैं। यानी कि मैं इसे फर्स्ट वाले को यहाँ पर देखूंगा, इसे तीर आरेख कैसे कहा हुआ है। अगर मैं x का मान, ये क्या है आपका a से a पर जा रहा है, बहुत बढ़िया। x का मान अगर a से लेते हैं, नहीं 1 लेता हूं, x का मान 1 लूंगा तो y का मान कितना आएगा तो 2 आएगा। भाई 2 लेंगे तो 3 आएगा, 3 लेंगे तो 4 आएगा, 4 लेंगे तो 5 आएगा, 5 लेंगे तो 6 आएगा। भाई ये आपके सामने आ रहा है, तो ये आपका एक तीर आरेख बन चुका है जो कि इस प्रकार से आपके सामने बनता हुआ दिख रहा है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एकदम डन है, ओके। अब इसी के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि बताइए प्रांत क्या होगा। तो बेटा प्रांत कमेंट कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज करके आप कमेंट कर सकते हो कि सर ये है प्रांत, तो मैं समझ जाऊंगा फाइनली कि हाँ भाई इस बच्चे ने पढ़ा था और साथ में कमेंट भी किया था कि ये प्रांत होते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और आप कमेंट कर सकते हो। डन, चलो भाई, जिसने कमेंट कर दिया अच्छी बात है, बाकी बच्चे नजरे स्क्रीन पर। प्रांत की बात करें तो आप इस ए के अंदर जो जो एलिमेंट है जिनका प्रतिबिंब बन पा रहा है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 5, बस यही आ जाएगा। परिसर की बात की जाए तो परिसर क्या है भाई, परिसर की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, जिस जिस जो जो प्रतिबिंब दिख रहे हैं 2 से लेकर 6 तक, यानी कि
2 3 4 5 और 6, ये प्रतिबिंब आ गया, परिसर आ गया है। भाई सह प्रांत की बात की जाए तो क्या होगा, सह प्रांत कोडोमेन की बात की जाए तो उसके लिए आपको सेकंड वाले के अंदर सभी अवयव 1 से लेकर 6 तक ही आएगा। यानी कि आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6, भाई ये आपके सामने आ गए हैं जिसे कि सह प्रांत करा जा रहा है। इतनी बात क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर है। अगर बात क्लियर होगी तो कमेंट बॉक्स में अभी का भी वीडियो पॉज करके कमेंट करना है, यस सर बिल्कुल क्लियर है, संबंध बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ओके डन, ठीक है, बिल्कुल ओके है, डन भाई। चलो चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए कि ए ये है, बी ये है, तो ए से बी में संबंधों की संख्या क्या होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि संबंधों की संख्या क्या होगी। अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए कि संबंधों की संख्या क्या होगी तो कैसे किया जाए, तो इसके लिए देखो करना क्या है, आपको करना सिंपल सा काम यह है कि पहले तो आपको ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी की बात की तो आपको पता चल रहा है कि भैया ए के अंदर, पहले मैं लिख लेता हूँ एन ए का मतलब क्या होता है, ए के अंदर अवयवों की संख्या टोटल 2 है। बी के अंदर की बात की जाए तो कितना आ रहा है, तो इसमें भी 2 ही संख्या है। अगर मैं बात करता हूँ कि ए क्रॉस बी के अंदर कितने होंगे, तो आपको बता दूं ए क्रॉस बी का मतलब होता है इन दोनों को मिलाकर तो भैया 2 दूनी 4 आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसके अगर कार्तिक युग्म होते हैं तो उस सभी के जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अब भाई कार्तिक गुणन के बाद टोटल युग्म 4 होंगे। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ए से बी में संबंधों की संख्या, भाई संबंधों की संख्या, ए से बी में संबंधों की संख्या की अगर बात की जाए तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ ए से बी में संबंधों की संख्या अगर देखा जाए तो ए क्रॉस बी अगर आपके पास है, यानी कि आप देख पा रहे हो 2 की घात 4 आ जाएगा। क्या भाई, 2 की घात 4 आ जाएगा। ए क्रॉस बी का मतलब कितना आ रहा है, 2 की घात 4 आ जाएगा। 2 की घात 4 का मतलब क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ रहा है। यानी कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं टोटल ये 16 आपके सामने आ रहा है, टोटल ये 16 आपके सामने आ रहा है। यानी कि कुल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम कुल संबंध ज्ञात कर पा रहे हैं, संबंधों की कुल संख्या ज्ञात कर पा रहे हैं। ठीक है, एकदम डन, ओके। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न क्या कह रहा है, ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए आपके पास 1 से लेकर 14 तक संख्या है, रिलेशन कुछ इस प्रकार से है, संबंध इस प्रकार से है। ए के से ए पर संबंध आर लिखा गया है, जो कि ये आर है, संबंध वो ए से ए पर के लिए है। इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर सब कुछ हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, वे बिल्कुल ज्ञात कर लेंगे। इसके हल पर आते हैं। इसके पहले रिलेशन की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या बनेगा, तो आप देख पा रहे हो ये रिलेशन कुछ इस प्रकार से, यानी कि आप देख पा रहे हो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी 3x बराबर में y आ रहा है। इतनी बात क्लियर। अगर मैं इसमें x का मान 1 रखता हूं तो y तो भाई 3 आ रहा है, यस सर बिल्कुल। 2 रखता हूं तो 6 आएगा, 3 रखूंगा तो 9 आएगा, 4 रखूंगा तो 12 आएगा। अगर मैं 5 रखता हूं, अगर x की जगह पर 5 रखूं तो 15 आ जाएगा, 5 रखा जाए तो 15 आ जाएगा, यानी y का मान 15 आ जाएगा। लेकिन हमें पता है x और y दोनों के मान जो है वो इसी a में से लिए जा रहे हैं, तो a में तो कहीं 15 है नहीं, 14 तक की संख्या है, 15 तक तो जा नहीं रहा। इस कारणवश हम ये लास्ट के चीज को नहीं लिख पाएंगे कि भाई 15 तो नहीं जा पा रहा। इसका मतलब हमारे पास जो संबंध बना है वो यही संबंध बना हुआ है, ये संबंध बना है। अब इसके अकॉर्डिंग आपके पास कहा गया है, भाई इससे क्या हुआ है, संबंध आर लिखिए, तो भैया संबंध आर हमने लिख दिया। अब इसके बाद कहा गया है कि प्रांत बताइए क्या होगा, तो प्रांत की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर 1 2 3 4 आएगा, यानी आ गया 1 2 3 और 4 आ चुका है। बहुत बढ़िया, ये बात आ गई। उसके बाद हम देखेंगे भाई क्या प्रांत के बाद सह प्रांत की बात की जाए, भाई सह प्रांत की बात की जाए तो क्या होगा, तो सह प्रांत की अगर बात की जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ए से ए पर जा रहा है इसे, तो इसमें जो ये वाला ए है ना उसके सभी अवयव, उसे ही सह प्रांत कहा जाता है। यानी कि आपका टोटल ए 1 2 3 4 14 तक ये आपके पास हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे क्या परिसर, परिसर की अगर मैं बात करता हूं तो परिसर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, प्रांत हो गया, परिसर हो गया। परिसर होता है जो वैल्यूज आंसर में आ रही है, यानी कि जो सेकंड पोजीशन पर आपके पास है 3 6 9 12, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3 6 9 और 12, भाई ये आपके पास सेकंड पॉइंट पर आ रहा है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बिल्कुल डन होगी बात, ओके। चलो भाई, ये मुद्दा भी बिल्कुल क्लियर होता है।
भाई प्रांत, सहप्रांत और परिसर बिल्कुल फिनिश है, ठीक है, बिल्कुल फिनिश है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं आगे क्या रहने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन है P है और Q है। अब आपसे कहा जा रहा है कि सर P क्रॉस Q बताइए और Q क्रॉस P बताइए। बिल्कुल, चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी अगर बात की जाए, इन दोनों का हमें क्या दोनों का कार्तीय गुणन समान है वो भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे P क्रॉस Q की बात करते हैं। इसका मतलब हम क्या देखेंगे, इस P को Q से गुना करेंगे, यानी A को R के साथ करेंगे तो ये AR आएगा, फिर BR आएगा, फिर CR आएगा। भाई ये आपके सामने आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद हम देख पा रहे हैं क्यू पी की बात की जाए, क्यू क्रॉस पी की बात की जाए, क्यू को पी से गुना करेंगे तब क्या होगा, तो ये आर को पहले ए से गुना करूंगा, तो हम जो देख पा रहे हैं आर ए आ रहा है, आर बी आ रहा है और ये आर सी आ रहा है। ठीक है, डन डन है एकदम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके है। ठीक है भाई, एकदम ओके है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, चलो ये पी क्रॉस क्यू हो गया और क्यू क्रॉस पी हो गया, दोनों चीजें हो गई हैं। क्या दोनों कार्तीय गुणन समान है, क्या दोनों कार्तीय गुणन समान है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई P क्रॉस Q जो है इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। भाई ये दोनों समान नहीं है, दोनों अलग चीज है, ध्यान रखना। AR और RA अलग चीज होती है, सेम चीज नहीं होती है, तो ये दोनों अलग हैं, सेम नहीं है। इतनी बात क्लियर है, डन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला वाला क्या रहने वाला है। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ए आपको दिया हुआ है, ए क्रॉस ए ज्ञात करना है। ठीक है, ए क्रॉस ए ज्ञात करना है, इसको भी देखते हैं। इसके हल पर जब मैं आता हूं तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ए आपके पास दे रखा है 1 2। अगर मैं ए क्रॉस ए करता हूं तो क्या रहेगा, तो ये 1 2 को ही 1 2 के साथ गुणा करना पड़ेगा, इसी को इसी से गुणा करना पड़ेगा। यानी एक को एक के साथ करोगे, फिर एक को 2 के साथ करोगे, फिर 2 को 1 के साथ करोगे और फिर 2 को 2 के साथ करोगे। ये आपके सामने आ चुका है ए क्रॉस ए। इतनी बात क्लियर, डन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो हमारे पास आता है इसी ए क्रॉस ए के अंदर अगर मैं एक के साथ और क्रॉस कर दूं तो क्या होगा, एक और के साथ क्रॉस कर दूं क्या होगा, यानी इसी को इसके साथ गुना करते हैं तो क्या होगा, तो ये 1 1 1 जब 1 से होगा तो ये आ जाएगा भाई 1 1 और 1 आएगा, फिर 1 2 के साथ 1 आ जाएगा, फिर 2 1 के साथ 1 आ जाएगा, फिर 2 2 के साथ 1 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो क्या आ रहा है भाई, इसी 1 1 के साथ 2 आएगा, फिर 1 2 के साथ 1 आएगा, फिर 2 1 के साथ 1 आएगा, फिर 2 2 के साथ 2 आएगा। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, डन है। फटाफट बताइए, यस सर बिल्कुल डन होगी बात। ठीक है, बिल्कुल डन हो गई ये बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके है। ठीक है, एकदम ओके हो गई बात, चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला वाला क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि आपके पास ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, x तथा y का मान ज्ञात करना है, क्या होगा ये हमें जानना है। अब इसकी अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर से मैं हल पर आता हूँ, तो हल के अकॉर्डिंग देख पा रहे हैं x/3 प्लस में 1 बराबर में 5/3 आ रहा है। यहाँ से देखता हूँ तो x/3, ये 1 उधर जाएगा तो आपका आएगा 5/3 माइनस में 1 आ रहा है, ये x/3 है। यहाँ पर 3 एलसीएम लिया, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, 3 से 3 कट गया और x का मान 2 आ रखा है, और ये आपका x का मान तो क्लियर होता है। वैसे मैं y की बात करूँ तो y -2/3 जो है ये आपका 1/3 के बराबर होगा। y का मान कितना है, तो ये उधर जाएगा तो ये 2/3 1/3 जुड़ेगा तो 3/3 आएगा, जो कि कटकर 1 आ रहा है, तो y का मान 1 आ चुका है, y का मान 1 आ गया, x का मान 2 हो गया। ये दोनों बातें बिल्कुल क्लियर होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ओके है, डन। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की हम बात करते हैं, अगला वाला प्रश्न। भैया आपके सामने आता है, यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं तथा बी समुच्चय में 3 4 5 ये 3 अवयव हैं, कहा गया ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, ए क्रॉस बी में। देखो इतनी सी सिंपल सी बात मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ी देर पहले भी बता रखी है, उसी को यूज करते हुए यहाँ पर क्वेश्चन को कर रहे हैं। ए आपके पास देखा जाए तो ए के अंदर अवयवों की संख्या 3 है। अगर मैं बी की बात करूँ तो बी के अंदर कितने हैं, तो भाई 1 2 3 3 इसमें भी हैं। अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है कि आप इसमें ए को और बी को इन दोनों को गुणा करोगे,
अर्थात 3 गुने में 3 करोगे जो कि आपका 9 हो जाएगा, यानी कि कुल इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो 9 होगी। कुल कितनी होगी, 9 होगी। डन, ओके है, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। जी आपको दे रखा है 7 8, एच आपको 5 4 2 दे रखा है, जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी ज्ञात करना है। इन दोनों को भी हम देख लेते हैं क्या रहने वाला है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके हल पर जब मैं आता हूं तो मैं देख पा रहा हूं जी को जब मैं एच से के साथ क्रॉस करता हूं तो इस कंडीशन में देखा जाए तो 7 को 5 से 7 5 आएगा, फिर 7 4 आएगा, फिर 7 2 आएगा, बहुत बढ़िया। फिर 8 के साथ क्या आ जाएगा, तो ये 8 5 आएगा, 8 4 आएगा और 8 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास जी क्रॉस एच आ गया, यानी कि इस पहले अवयव को तीनों के साथ किया, फिर 8 को तीनों के साथ किया, 8 5 8 4 8 2। ठीक है, वैसे ही हम बात करते हैं एच क्रॉस जी की बात करते हैं। इसकी अगर बात की जाए तो हम क्या देख पा रहे हैं, तो 5 को दोनों से करेंगे, यानी 5 7 आएगा और 5 8 आएगा। फिर इसका 4 को दोनों से 4 7 और 4 4 8 आएगा। फिर 2 को 2 7 और 2 8 आएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि सभी अवयव यहाँ पर आ चुके हैं, एच क्रॉस जी वाले भी और जी क्रॉस एच वाले भी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके। ठीक है, बिल्कुल डन हो गई बात। ओके, चलो भाई, ये मुद्दा भी बिल्कुल क्लियर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में आपसे कहा गया कि बताइए क्या भाई निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य अथवा असत्य, सत्य और असत्य के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथनों को का सही मान बताइए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि P का मान mn है और Q का मान nm है। अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ, P क्रॉस Q करता हूँ, क्या ये आएगा, क्या यही आएगा? तो बेटा मैं आपको बता दूं, m और इसको गुना करोगे तो m गुने n आएगा जो कि है वहाँ पर, फिर m गुने m भी आएगा जो कि नहीं है वहाँ पर, फिर n गुने n भी आएगा जो कि नहीं है वहाँ पर, nm भी है, यानी 2 तो है 2 नहीं है, टोटल 4 आएंगे। इसलिए आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये आपका असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ए और बी अरिक्त समुच्चय। ए और बी क्या अरिक्त है, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्म जो है एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, वाई बी में कर रहा है, यानी सिंपल सी बात कर रहा है, ए और बी आपके खाली नहीं है भैया, कुछ ना कुछ तो है उसमें। अगर इसको गुणा किया जाए तो वो एक्स वाई की फॉर्म में रहेंगे, तो हाँ जी बिल्कुल रहेंगे। पहले वाले में एक्स रहेगा, दूसरे वाले में वाई रहेगा, ऐसे ही रहेगा। उसके बाद वही पहले वाले में ए और दूसरे वाले में वाई रहेगा, यही रहेगा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, यानी कि बिल्कुल सत्य बात पर चल रहा है, हमने सत्य कर दिया है भाई, सत्य कर दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर ए आपके पास 1 2 है, बी आपका 3 4 है, अब आपके कहा जाए ए क्रॉस में बी इंटरसेक्शन फाई कहा जाए। अब बी इंटरसेक्शन फाई क्या होता है? अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में सेम चीज क्या है। तो सेम चीज फाई में क्या होता है, शून्य, जीरो होता है, कुछ नहीं होता उसमें, शून्य भी नहीं कहूंगा, कुछ नहीं होता उसमें। तो बी और कुछ नहीं में सेम चीज क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है, यानी ये कुछ नहीं हो गया। और कुछ नहीं को जब ए के साथ क्रॉस करोगे तो क्या रहेगा, तो वो कुछ नहीं रहेगा, यानी कि ये बात भी सत्य रहेगी, ये बात भी सत्य रहेगी। डन, ओके। हाँ जी भाई फटाफट बताओ, यस सर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ये वाला, ये आपके होमवर्क के तौर पर रहेगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करवाया है और ये सेम वैसा ही उसी टाइप का है, तो ये आपको खुद से ही सॉल्व करना होगा। ए क्रॉस बी आपको दे रखा है जो कि इतना है। अब ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा भाई, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सी कहानी, मैंने जैसे कि आपको बताया था वही बात आप बिल्कुल क्लियरिटी से यहाँ पर समझ जाओगे। देखो ए क्या होता है, तो ए का मतलब ए होता है जो पहला अवयव है। पहले में क्या है, तो पहले में ए है, तो हाँ जी ए है, फिर बी है तो बी है भाई, यही दोनों चीज़ें आपके आ रखे हैं जो कि फर्स्ट पर पोजीशन पर है। जो फर्स्ट पोजीशन पर रहते हैं वो इसके फर्स्ट वाले समुच्चय से आते हैं, जो सेकंड पोजीशन पर रहते हैं वो सेकंड समुच्चय से आते हैं, यानी कि एक्स आ रहा है और वाई आ रहा है, फिर एक्स फिर वाई, तो दोबारा नहीं लिखते क्योंकि समुच्चय में एक ही बार लिखा जाता है, बार बार कोई भी अवयव को लिखा नहीं जाता है। ठीक है, ओके, चलो ये भी क्लियर होता है। अगला प्रश्न जो कि देख पा रहे हैं, 7वां प्रश्न आ चुका है। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि भाई ए आपको दिया हुआ है 1 2, बी आपको दे रखा है 1 2 3 4, सी आपको 5 6 दे रखा है और डी आपको 5 6 7 8 दे रखा है। सत्यापित कीजिए क्या भाई, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो है ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, जो भी दिए हुए सत्यापित करने हैं, तो हम सत्यापित कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जब मैं सत्यापित करता हूँ तो मैं इसको देखता हूँ इसके हल के तौर पर। भाई पहले मैंने देखा बी इंटरसेक्शन सी, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम देख पा रहे हैं कि बी और सी में सेम चीज क्या है,
तो जब मैं इसमें देखने की कोशिश करता हूँ बी और सी के अंदर, तो सर 1 2 3 4 5 6 सर कुछ भी सेम नहीं है। कुछ भी सेम है मतलब खाली, यानी कि ये 5 हो गया, यानी कि ये तो 5 हो गया। ठीक है, अब ये 5 हो गया और मैं ए का क्रॉस जब करता हूँ 5 के साथ तो ये भी 5 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड तो ये आ गई है। ठीक है, फर्स्ट वाले के अंदर। फिर हम राइट साइड की बात करते हैं। उसके लिए पहले मैं करूंगा भाई ए क्रॉस बी की बात करूंगा। ए क्रॉस बी की बात की जाए, ए और बी का क्रॉस किया जाए तो हम क्या देख पा रहे हैं, 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है। यानी इस 1 से चारों को किया, फिर 2 से चारों को करेंगे तो ये 2 1 आएगा, फिर 2 2 आएगा, फिर 2 3 आएगा और फिर 2 4 आएगा। इतनी बात क्लियर? ठीक है, ये ए क्रॉस बी आ चुका है। डन भाई, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ओके है। चलो, उसके बाद हम देखेंगे ए क्रॉस सी के बारे में। ए क्रॉस सी की बात करता हूं तो क्या दिखेगा मुझे, तो ए को सी के साथ करेंगे तो 1 5 आ रहा है और 1 6 आ रहा है, फिर 2 5 आ रहा है और 2 6 आ रहा है। भाई आ चुका है। अगर मैं अब बात करता हूं राइट हैंड साइड की, जो कि आपके पास क्या था, ए क्रॉस बी जो है इसका इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के साथ, तो आप देख पा रहे हो दोनों में सेम चीज क्या है, तो भैया कुछ भी सेम नहीं है। अर्थात ये आपका आ गया 5, ये आपका आ गया 5। तब आप फाइनली लिख सकते हो क्या भाई, हम लिख सकते हैं तब ए क्रॉस बी, नहीं ये नहीं लिखना, आप सिंपल लिख लो भैया, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड था इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुका है। भाई लेफ्ट हैंड साइड भी 5 आया था, राइट हैंड साइड भी 5 आ गया और दोनों ही बिल्कुल सत्य आ गए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब हो चुका है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन आता है ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय बताइए। एक उपसमुच्चय है, यानी इसने कहा ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। तो हम इसको चेक करते हैं कि उपसमुच्चय है कि नहीं। अब इसके लिए क्या होगा, तो मैं इसको यहीं पर सॉल्व कर लेता हूं। इसके लिए सेकंड पार्ट के लिए मैं पहले निकालूंगा ए क्रॉस सी के बारे में। तो ए क्रॉस सी क्या आएगा, तो ए को सी से गुणा करेंगे तो हम देख पा रहे हैं क्या चीज़ दिख रहा है भाई, ये 1 के साथ 5 है, 1 के साथ 6 है, 2 के साथ 5 है और 2 के साथ 6 है। ये तो आपके सामने आ गया ए क्रॉस सी। फिर उसके बाद आता है बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी की बात किया तो बी आपके पास कितना है, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 के साथ 5 आएगा, 1 के साथ 6 आएगा, ये तो बहुत सारा आ जाएगा, 1 के साथ 7 आ जाएगा और 1 के साथ 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, 2 के साथ 5 आ जाएगा, 2 के साथ 6 आ जाएगा, 2 के साथ 7 आ जाएगा, 2 के साथ 8 हो जाएगा। फिर 3 के साथ 5 है, 3 के साथ 6 है, 3 के साथ 7 है और 3 के साथ 8 है। वही आ चुका है। फिर 4 के साथ 5 है, फिर 4 के साथ 6 है, फिर 4 के साथ 7 है और 4 के साथ 8 है। ये आपके सामने आ गया है बी क्रॉस डी। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम डन है। ठीक है, चलो अब ये ए क्रॉस सी आ गया है, बी क्रॉस डी आ गया है, दो चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में मैं देख पा रहा हूँ ए क्रॉस सी है, बी क्रॉस डी है और इसके कंडीशन में ये आ गया है। और अब आपको ये बताना है क्या ये इसका उपसमुच्चय है, ए क्रॉस डी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। तो 1 5 1 6 2 5 2 6 क्या इसके अंदर मौजूद है, 1 5 है, 1 6 है, 2 5 का ही दिख रहा है क्या, 2 5 भी है और 2 6 भी। वाह भाई, बहुत बढ़िया। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे ए क्रॉस सी, तब ए क्रॉस सी जो है ये बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। भाई इसका उपसमुच्चय, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल डन है। फटाफट से बताइए, यस सर, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से बताइए यस सर, मुद्दा एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके चलो भाई, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपके सामने आता है, मान लीजिए ए आपको दिया है, बी आपको दिया है। अब ए क्रॉस बी लिखिए, उसके बाद ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय हैं वो लिखिए। ठीक है, उनकी सूची बनाइए, ये भी कहा गया है। ये भी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर की अगर मैं बात करता हूँ उसके हल पर आते हैं। ए आपके पास दिया हुआ है 1 2, बी आपके पास दिया हुआ है 3 4। इसके बाद जैसे कि मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं तो क्या मिलेगा, ये आपके पास हो जाएगा कितना भाई, 1 3 1 4
2 3 और 2 4 आ जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये बात आ चुका है भाई। ए क्रॉस बी लिखिए, ये बात लिख ली हमने। ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे, ठीक है, कितने सबसेट हो सकते हैं। तो यहां पर की बात करूं मैं ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय। अब इसकी अगर मैं सूची बनाने लग जाऊं तो पहला उपसमुच्चय क्या आएगा, तो पहला आप इसमें सबको इंडिविजुअल अकेला अकेला लिख सकते हो, यानी कि वो आपके पास आएगा भाई क्या 1 3, भाई ये इसका उपसमुच्चय है। दूसरा 1 4 है, फिर 2 3, फिर 2 4। भाई ये आपके पास 4 एलिमेंट हो गए, ये 4 एलिमेंट हो गए जो कि इसके अंदर मौजूद है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चारों के चारों अकेले अकेले दिखाया, तो ये इसका उपसमुच्चय है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। तो 4 ही होते हैं? नहीं बेटा, ये बहुत होते हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो 2 2 के जोड़े बना सकते हो। तो ये आपके पास हो जाएगा क्या भाई, ये आपके पास हो जाएगा 1 3 और 1 4। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा भाई 1 4 और 2 3। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 2 3 और 2 4। फिर उसके बाद आ जाएगा भाई पहला और अंतिम के साथ आ जाएगा 1 3 और 2 4 आ जाएगा। ये आ चुका है भाई। इसकी सूची बनाने जो कह दिया ना, ये लफड़ा कर दिया इसने, ज़्यादा कर दिया। वैसे मैं टोटल बता दूं इसके उपसमुच्चय होंगे कितने, तो ये 4 थे, तो 2 की घात 4 आएगा, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, टोटल 16 बनेंगे। अभी कितने बना चुके हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8 बने, अभी 8 बाकी हैं। ओहो, तो हमने क्या कर दिया, एक को इसके साथ भी कर दिया है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या होगा, तो ये दोनों आएंगे। ये दोनों का मतलब क्या है, 1 3 और 2 3 आएगा भाई, ये रहेगा। फिर उसके बाद क्या रहेगा, 1 4 और 2 4 रहेगा, ठीक है, ये भी रहेगा, 1 4 और 2 4 रहेगा। ठीक है, 10 हो गए। नेक्स्ट भाई 1 2 3 तीनों रहेंगे, यानी 1 3 और 1 4 और 2 3 ये रहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से 1 4 2 3 2 4 है, यानी कि ये रहेगा आपके पास 1 4 2 3 और 2 4 है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, तो 2 3 2 4 और 1 3 आएगा। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ भाई क्या 2 3 2 4 और 1 3 है भाई, ये चीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट की हम बात करेंगे तो क्या आएगा, तो लास्ट वाला पहला दूसरा रहेगा, यानी कि मैं इसमें कह सकता हूँ भाई 2 4 है और 1 3 है और 1 4 है भाई, ये आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अब कितने हो गए टोटल, तो हम देख पा रहे ऊपर 8 थे, 9 10 11 12 13 14 14 हो चुके हैं। 15वां क्या है, तो 15वां टोटल रहेगा। 15वां टोटल रहेगा जो कि आपके पास रहेगा 1 3, ये खुद का उपसमुच्चय भी तो होता है भाई, आ गया। सर 16वां क्या होगा फिर, तो बेटा 16वां होता है 5 5 सबका उपसमुच्चय होता है, ध्यान रखना। तो ये टोटल सूची बन चुकी है, जो कि किसके हैं, जो कि आपके पास है ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय की सूची है, वो बन चुकी है। इतनी बात क्लियर। फॉर्मूला था 2 की पावर n जो कि 16 आ रहा था, n मतलब इसमें अवयवों की संख्या 4 थी, 2 की घात 4 16 आ गया था, वो एग्जैक्ट सीधे पता चल जाएगा। उसके बाद इसने कह दिया सूची बनाओ, ये लफड़ा कर दिया, इसलिए हमें इतना सारा करना पड़ गया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके है, डन है। चलो भाई, ये मुद्दा भी बिल्कुल हमारा क्लियर होता है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम आने वाले हैं किस पर, तो अब आने वाले हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक जो कि फलन है, फलन पर हम पहुंचने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो भाई फलन की हम बात करते हैं, तो फलन ये सेकंड टॉपिक जो है, संबंध हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब सेकंड के फलन की हम बात करें, तो उसके अंदर हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि फलन होता क्या है। ठीक है, फलन होता क्या है, कब एग्जिस्ट करता है, कब नहीं एग्जिस्ट करता, कब इसके अंदर
कहते हैं ना, आपको उलझाने वाली कंडीशन डाल दी जाती है, उन सभी बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं फलन की बात करूं, फलन होता कैसे। संबंध के अंदर तो था भाई, ए से बी की तरफ हम संबंध स्थापित कर रहे थे, चाहे जैसे मर्जी हो जाए, ठीक है, सब हो रहा था। लेकिन जब हम फलन की बात करते हैं तो फलन के अंदर कंडीशंस क्या है, जैसे कि ए समुच्चय मैंने ये कह दिया, जो कि आपके पास है 1 2 3 4 5 है। भाई बी आपके पास है, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ए बी सी डी और ई आ गया, ठीक है, ये आपके सामने हो चुका है। डन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके अंदर जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर अगर आपने ए से 1 पर लेके गए हो, ठीक है, और 1 से ही आप बी पर लेकर चले जाते हो, तो क्या होगा। देखो संबंध में तो था, संबंध चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप एक के साथ सबको लेके चल रहे थे, हम कर ही रहे थे, एक ए एक बी एक सी एक डी, सबको लेके चल रहे थे संबंध के अंदर। लेकिन जब फलन की बात आती है ना, तो वहां पर थोड़ी सी कहते हैं ना लिमिटेशन लग जाती है। और वो क्या है, वो ये है कि आप अगर एक रखते हो और उससे ए आ जाए और एक ही रखने पर बी आ जाए, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि सेम वैल्यू पर दो अलग अलग आंसर आ रहे हों, तो ऐसी कंडीशन पे आपको होगी कि वो फलन है ही नहीं। क्या भाई, फलन है ही नहीं। यानी कि इसमें एक चीज का ध्यान रखना, क्या चीज भाई, आप इसके अंदर ध्यान रखोगे कि अगर आपने इसके अंदर, मैं थोड़ा सा, हाँ, अगर आप इसमें लिखते हो 1 के साथ ए आ रहा है और 1 के साथ ही बी आ रहा है, ठीक है, तो आप इसे कहोगे यह फलन नहीं है, नहीं है। ये बात का ध्यान रखना, ये फर्स्ट वाला पॉइंट, कि किसी एक अवयव से दो अलग अलग आंसर नहीं आ सकते। अर्थात ये एग्जाम्पल के तौर पर हो जाएगा। मैं इसका फर्स्ट पॉइंट लिख देता हूं ऊपर। क्या चीज लिखूंगा भाई, फर्स्ट पॉइंट के तौर पर क्या लिखेंगे, प्रांत में एक अवयव से के एक से अधिक प्रतिबिंब संभव नहीं है। ठीक है भाई, हम देख पा रहे हैं प्रांत में एक अवयव के एक से अधिक प्रतिबिंब संभव नहीं है। अर्थात यहां पर देख पा रहा हूं एक ए और एक बी लिखना, यानी ये फलन नहीं होगा, ये फलन नहीं होगा। ये तो पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि इसके अंदर प्रांत में कोई भी अवयव खाली नहीं छूटना चाहिए। मैं यहां पर देख पा रहा हूं प्रांत में कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। खाली नहीं होनी चाहिए का मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपका जो प्रांत होगा, मतलब ये है कि आपका जो प्रांत होगा, ठीक है, वो ऑलवेज इक्वल टू ए रहेगा, ए समुच्चय के बराबर रहेगा। जैसे पीछे हमने देखा था, क्या चीज भाई, पीछे का मैं एक बार दिखा दूं तुम्हें, जो हम संबंध की बात कर रहे थे, तो संबंध में जैसे कि हमने यहां पर देखा था कि हमारा जो प्रांत 1 2 3 था, 1 2 3 था, चौथे पर नहीं आ रहा था, वो खाली छूट गया था। ऐसी कंडीशन में आप इसे फलन नहीं कह सकते हो, ये फलन है ही नहीं, क्योंकि इसमें एक चीज खाली छूट गया है। संबंध तो कर रहा है लेकिन फलन नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रांत और ए जो है पूरा ये बराबर होना चाहिए। यानी कि आपका ये 4 अगर ए से जुड़ा हुआ होता तो इसका मतलब हम कह देते कि हाँ ये फलन है, लेकिन ये जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए फलन नहीं रहेगा। ठीक है, ये पहले वाले की ही बात चल रही है, परिसर नहीं प्रांत की बात चल रही है, तो प्रांत के अकॉर्डिंग आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। ओके, डन है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर मुझे किस प्रकार से लेकर चलना होगा कि मैं देख पा रहा हूँ 1 के साथ ये जा रहा है, 2 के साथ ये जा रहा है, 3 के साथ इधर जा रहा है, 4 के साथ यहाँ जा रहा है, 5 के साथ ये जा रहा है, ये आ गया तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा चीज हो रखा है तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ओके है। अच्छा, एक और चीज ऐसा हो सकता है ये हमें इसमें कि भाई आपने 4 रखने पर सी आ रहा है, यानी कि ये चीज में कोई दिक्कत नहीं है। किसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं की बात है, कोई भी एक से अधिक प्रांत के दो अलग प्रांत, दो एक से अधिक प्रांतों के का एक ही प्रतिबिंब संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके संबंध में एग्जिस्ट करता है, ये संबंध में एग्जिस्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डन है, ओके,
अब बोलोगे सर थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है इसमें, सर ये ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे जाने वाला है, वो हमें कन्फ्यूज़न सा हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आपको कन्फ्यूज़न, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए सिंपल सी कहानी मैं आपको यहाँ पर रच देता हूँ। कहानी कैसे रचनी है? कहानी ऐसे रचनी है कि आपके सामने ये मैंने कर दिया, ये पहला वाला है, दूसरा वाला है। ठीक है, 1 2 3 4 5, और ये क्या है, ये है A B C D और E कर दिया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ये आपका A है और ये आपका B है, ये आपका A है और ये आपका B है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अंदर मैं आपसे कह दूं कि भाई अगर आप इसे मानो कि ये भैया माँ है और ये बच्चा है, भाई ये माँ है और ये बच्चा है, ये मैं कह सकता हूँ। अब इसके अकॉर्डिंग रिलेशन में देखता हूँ, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि क्या होता है कि ये एक जो है वो A पर भी जा रहा है और एक B पर भी जा रहा है। अब मुझे बताओ, क्या ये एक नाम का जो बच्चा है उसकी दो दो माएँ संभव है? भाई अपनी माँ की बात चल रही है, अपनी माँ, खून से रिलेशन। तो भाई क्या एक की दो दो माएँ हो सकती है? क्या दो माओं ने एक बच्चे को जन्म दिया है? ऐसा संभव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये संभव नहीं है, मतलब ये फलन को गलत साबित कर रहा है, ये फलन नहीं है। कैसे ध्यान रखना है? बच्चे और माँ की कंडीशन से, कि एक बच्चे के दो माएँ नहीं हो सकती है। लेकिन वहीं अगर मैं दूसरे उल्टी बात करता हूँ, उल्टा बात क्या, कि अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ तो मैं कहता हूँ एक माँ है ए, उसके दो बच्चे, एक नाम का बच्चा, एक दो नाम का बच्चा। क्या ये संभव है? अरे हाँ सर, बिल्कुल संभव है। एक माँ के दो क्या दसों बच्चे हो सकते हैं और ज़्यादा हो सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम एक देख पा रहे हैं, एक माँ की दो बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं, यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि दो अलग अलग, 2 3 4 5 अलग अलग अवयवों के, वो प्रांत के आप सिंगल प्रतिबिंब एग्जिस्ट करा सकते हो, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उल्टा सही नहीं है, उल्टा सही नहीं है। तो ये बच्चे और माँ वाली कहानी ध्यान रखना। ओके, और कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। ओके, तो फाइनली हम देख पा रहे हैं प्रांत और परिसर फलन के बारे में हम यहाँ पर बिल्कुल जान चुके हैं। ठीक है, फलन के बारे में बिल्कुल जान चुके हैं। अब इसमें हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फलन के टाइप्स के बारे में, यानी उसके जो आलेख होते हैं, यानी कुछ फलन और उनके आलेख की बात करते हैं। यानी सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स की बात करी जाए तो ग्राफ्स कैसे होते हैं हर एक फलन के, जो कि आपको बहुत ही परेशान करता है इस ग्राफ भी। तो इस ग्राफ को भी हम समझ लेते हैं किस किस टाइप का ग्राफ होता है और कैसे कैसे टाइप के उससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ग्राफ्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास आएगा तत्समक फलन आता है, यानी आइडेंटिटी फंक्शन की बात करेंगे। फिर अचर फलन की यानी कांस्टेंट फंक्शन की बात करेंगे। फिर बहुपदीय फलन की बात करेंगे, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। फिर परिमेय फलन रेशनल फंक्शन की बात करेंगे। फिर मापांक फलन यानी मॉडुलर फंक्शन। फिर चिन्ह फलन रहेगा सिग्नम फंक्शन। फिर महत्तम फलन यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये सारे फंक्शन हैं जिसको कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, चलो भी देखते हैं। फिर सबसे पहले आता है तत्समक फलन। तत्समक फलन कैसा होता है? तो इस फलन की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखेगा एफ एक्स इक्वल टू में एक्स दिख जाएगा, या फिर आप कहोगे वाई इक्वल टू में एक्स, दोनों में कैसा भी दिख सकता है। इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसके। भाई ग्राफ की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि ये आपका एक्स और वाई चलेगा, और अगर एक्स इक्वल टू वाई आपको दिख रहा है, इसका मतलब इसका ग्राफ जो जाएगा वो ग्राफ इस प्रकार से चलेगा, ग्राफ इस प्रकार से चलेगा, जो कि आपको दिख रहा है वाई इक्वल टू एक्स दिख रहा है। तो ये तत्समक फलन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्स इक्वल टू वाई है, सिंपल सा चल रहा है। डन, ओके, चलो अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। अच्छा, इसमें भी मैं आपको बता दूं, अगर ये माइनस हो जाता तो ये इस तरफ चला जाता, अगर ये 1 2 3 के साथ गुना हो जाता तो इसका स्लोप थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता। टेढ़ा मेढ़ा मतलब लाइन थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, नीचे हो जाती है, उसमें वो आप वो कहते हैं नंबर्स को, वैल्यूज़ को रख कर वो पुट कर देख सकते हो। बाकी ये कंडीशन कन्फर्म है कि एक एक पावर दोनों की है, यानी एक रैखिक समीकरण है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करेगी, और ये y इक्वल टू एक्स के साथ प्लस में कुछ नहीं है, दोनों इक्वल टू में है। इसका मतलब ये 0 0 से जा रहा होगा। ठीक है, लेकिन तत्समक की बात करें तो y इक्वल टू एक्स की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट फंक्शन यानी अचर फलन की बात करें, अचर का फलन का मतलब होता है जैसे कि मैं कहता हूँ x इक्वल टू में a आ जाता है, या फिर y इक्वल टू में b आ जाता है। ये आपके पास ये अचर है, कांस्टेंट है एकदम। कांस्टेंट की बात करते हैं तो यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई, यहां पर क्यों बात करता हूं, जैसे क्वेश्चन में कहा x इक्वल टू a, यानी हम देखते हैं यहां पर मान लो कि a है, तो ये आपके पास जो चल रहा है इसे हम कहेंगे क्या भाई, ये x इक्वल टू में a चल रहा है। ये आपका एक फलन है, कांस्टेंट फंक्शन है, जिसका कि ग्राफ ऐसे खींचा जाएगा। वही y इक्वल टू b की बात करी जाए तो यहां पर मैंने कहा ये वाला b है,
ये y इक्वल टू बी का मतलब ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये हर जगह आपको b ही दिख रहा है, यानी ये y इक्वल टू बी है। ये y इक्वल टू बी का लाइन हो गया, ये x इक्वल टू ए का लाइन हो गया। इस प्रकार से ये दोनों लाइन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डन। तो इसे कहा जाता है कांस्टेंट फंक्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये आता है बहुपदी फलन आता है, या बहुपदीय फलन यानी पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन में आपको मैं दो टाइप्स बताऊंगा। जैसे कि आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन में एक तो आएगा y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, भाई y इक्वल टू में आपका एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। एक आपके पास आएगा y इक्वल टू में एक्स क्यूब की फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब मैं ये स्क्वायर और क्यूब पर ही सीमित ना रहते हुए मैं आपको बोल दूं कि ये इसकी घात जो आएगी वो आपके पास आएगी सम संख्या के तौर पर आएगा, और इसकी घात जो आएगी वो विषम संख्या के तौर पर आएगी। 2n प्लस में 1 आ रहा है, ठीक है। यहां पर मैं लिख सकता हूं 2n जो है ये आपका सम संख्या है, ठीक है। ये 2n प्लस 1 जो है ये आपका विषम संख्या है, ठीक है। 2n प्लस 1 विषम संख्या है और 2n जो है वो सम संख्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डन, ठीक है। अब इसी के तहत ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं तो ग्राफ कैसा खींचेगा, तो इस वाले में अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो उस कंडीशन में मैं यहां पर देख पा रहा हूं जब भी आपको 2n की फॉर्म में रहेगा तो वो ऐसा ग्राफ ही बनेगा आपके पास। भाई ये ग्राफ आपके पास बनेगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, अभी भी टेढ़ा लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना मैनेज कर लो। ओके, ये आपका क्या है y इक्वल टू जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, x की पावर 4 हो गया। जैसे जैसे पावर बढ़ती जाती है ना वैसे वैसे इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, कम होती जाती है। ये थोड़ा चौड़ा है, हो सकता है x की पावर 4 पे पतला हो जाए और 8 में और पतला हो जाए, इस तरह से पतला हो जाता है, ठीक है। बाकी शेप इसी टाइप की रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये इस प्रकार रहता है, यानी कि क्यूब की बात करें, घात 3 हो गया, घात 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इस तरह से रहेगी, तो क्या रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो आपके पास ग्राफ रहेगा वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपके सामने बनेगा, जो कि मैं यहां पर देख लेता हूं। भाई इसके ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से ऊपर जाएगा और यहाँ से ये ग्राफ ये उस प्रकार से नीचे जाएगा। भाई ये ग्राफ आपको दिख रहा है, यानी कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से ये नीचे की तरफ जाएगा, इस प्रकार से आपको ये दिख रहा है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल डन है। फटाफट से बताइए कि यस सर, एकदम क्लियर है बात, एकदम क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि अगर आपको घात विषम संख्या मिलता है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, घात सम संख्या मिलेगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ये आपके फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, यानी बहुपदीय फलन दिख रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब आता है रैशनल फंक्शन की बात करते हैं, यानी बटे वाले की बात की। तो बटे में नॉर्मली हमें जो पढ़ने की आवश्यकता है वो वाली ये है कि भाई अगर आपके सामने एफ एक्स इक्वल टू में 1/x आता है, एफ एक्स इक्वल टू में 1/x आता है, यानी कि y इक्वल टू 1/x आता है, अगर ऐसी सिचुएशन रहे तो क्या रहेगा। तो इसके ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं तो भी आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो ये रहेगा ग्राफ कि अगर x की वैल्यू जितनी ही आप कम करते जाओगे उतना ही y का मान बढ़ता जाएगा, और जितना ही x का मान बढ़ाते जाओगे y कम होता जाएगा, अर्थात ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा। भाई इस प्रकार से ग्राफ बनता है, ठीक है, ये ग्राफ बनता जाएगा। वैसे इस साइड की बात करें नेगेटिव में भी यही फॉर्म रहेगी कुछ, ठीक है, यही फॉर्म की तरफ ग्राफ जाएगी, जो कि आपका फंक्शन बन रहा है एफ एक्स इक्वल टू 1/x के तौर पर चल रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं रैशनल फंक्शन कहा जाता है। डन। अगर यहाँ पर 0 कर दोगे तो अनंत हो जाएगा, इसलिए हम वो अनंत तक, 0 पर देखो अनंत पर जा रहा है, वो अनंत पर चला जाता है। अगला प्रश्न आता है मॉडुलस फंक्शन की बात करते हैं, मापांक फलन की बात करते हैं। तो मापांक फलन की अगर बात की जाए तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं y इक्वल टू में मॉड x रहेगा। भाई y इक्वल टू में आपके पास मॉड x में x रहेगा, ये कुछ ऐसा रहेगा। इसका ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ की अगर मैं बात करता हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसके अंदर कि भाई ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो रहेगी कि मॉड का मतलब होता है अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखते हो तो ये पॉजिटिव तरफ जाएगा आंसर, अगर x की वैल्यू नेगेटिव रखते हो तो भी आपका y का मान पॉजिटिव रहेगा, यानी ये ऊपर ही आंसर दे रहा है, नीचे नहीं दे रहा, यानी इसका मान कभी नेगेटिव नहीं आता। तो इस y इक्वल टू मॉड x की बात की तो इस प्रकार से ग्राफ बनता है, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं, एकदम ओके है, डन है। चलो, तो ये इस प्रकार से ग्राफ बनता है। बाकी आप प्लस माइनस जो भी वन करते हो उस अकॉर्डिंग ये चीज़ हिलती है, ऊपर नीचे होती है, इस प्रकार से चलती है। डिपेंड करता है कि कहाँ पर प्लस माइनस चल रहा है, वो चीज़ बात की बात है। लेकिन फिलहाल आप मॉडुलस फंक्शन की बात कीजिए। मॉडुलस का मतलब होता है कि आप एक्स के अंदर एक्स की जगह पर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू रखते हो प्लस में वैल्यू रखो चाहे नेगेटिव में वैल्यू रखो, वो आंसर पॉजिटिव में ही देगा, ऊपर ही देगा। ठीक है, ओके। अगला वाला आपके पास, जैसे कि हम देख पा रहे हैं चिन्ह फलन की बात कर रहे हैं, सिग्नम फंक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपके सामने कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, इसके अंदर आपसे कह रहा है भाई एक फंक्शन आपके सामने दिया हुआ है जिसमें कि आपसे कह रहा है क्या चीज भाई, ये -1 0 और 1 कह रहा है कब, जब x का मान 0 से बड़ा है, जब x का मान 0 है और जब x का मान 0 से छोटा है। ठीक है, ये कर लो, तो हम इसको माइनस इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया। ऐसी कंडीशन में देख पा रहे हैं ना, अगर x का मान आप 0 रखते हो तो 0 है, इस पर ये 1 आ रहा है, इस पर -1 आ रहा है, यानी चिन्ह बदल रहा है। चिन्ह कैसे, जैसे 0 से आप लेफ्ट या राइट जा रहे हो तो चिन्ह बदल जा रहा है। कैसे, तो समझिए ग्राफ के अंदर। भाई यहां पर हम देख पा रहे हैं जब x का मान 0 था तब तो भैया 0 है, जब x का मान 0 है तब तो 0 है। लेकिन जैसे ही आप क्या देख पा रहे हो, x का मान 0 से कम होता है, 0 से जैसे ही कम होता है तो 0 से कम होते ही वो 1 बन जाता है ग्राफ। कितना, -1 बन जाता है। यानी आप यहां पर देख पा रहे हो ये -1 है, यानी 0 से कम पर ये इस तरफ जा रहा है, -1 पर जा रहा है। यानी 0 से जैसे ही आप कम होते हो तो इस तरफ जाएगा। अच्छा, इसमें भी मैं थोड़ा सा ग्राफ को अच्छे से बना दूं। यहाँ पर ये ऐसे बनाएगा और ये इस साइड लाइन जाएगा। ऐसे बनाने का मतलब क्या है, ऐसे बनाने का मतलब ये है कि आप इस वाले पॉइंट को, जो इस लाइन के ऊपर पॉइंट है, उसको छोड़ दे रहे हो, उसके बाद के सभी वैल्यूज को लेते जा रहे हो, क्योंकि उस लाइन पर तो भैया ये है। ठीक है, उस लाइन को छोड़कर बाकी चीज़ें पर जा रहे हो, तो ये ऐसा बन जाएगा। वैसे ही मैं बात करता हूं, अगर x 0 से ग्रेटर होता है, मतलब कि राइट साइड जाते हैं, तो ये पॉइंट मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर, जो कि आपका क्या है, +1 है, इससे ग्राफ राइट साइड में जाएगा ऐसे। ठीक है, ये राइट साइड में जाएगा। यानी कि आप देख पा रहे हो x का मान पॉजिटिव रखोगे तो +1 आंसर दे रहा है, नेगेटिव रखोगे तो -1 आंसर दे रहा है, और सिर्फ x रखोगे तो 0 पर आंसर दे रहा है, जो कि आपको यहाँ पर कहा गया है। इसके अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं चिन्ह फलन है, सिग्नम फंक्शन है, साइन आपके कन्वर्ट हो रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके है। ठीक है, चलो अब चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हम बात करेंगे, जो कि आपके सामने मैं बता दूं, फंक्शन जो आपके सामने यहां पर दिया रहेगा, किस प्रकार से दिया रहेगा, ये आपका कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा। भाई ये आपके पास हो गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के तौर पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ओके है। चलो अब मैं बात करता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि हम यहां पर देख पा रहे हैं। इसमें क्या होगा, तो इसका मतलब होता है, नाम से दिख रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब महत्तम पूर्णांक। कोई भी पूर्णांक रखो उसका महत्तम पूर्णांक लेगा वो, मतलब महत्तम पूर्णांक ही लेगा। अर्थात मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूं कि फंक्शन के अंदर अगर आप रखते हो 0.5 रखते हो, यानी कि आप इसके अंदर 0.5 रखो, तो इसके पास सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, तो सर ये 1 तक तो पहुंच नहीं पा रहा, 1 से कम 0 तक पहुंचा है, यानी इसका आंसर 0 होगा। वैसे अगर मैं कर दूं 1.7 कर दूं, तो इसके पास सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, तो ये 1 तक पहुंचा था, 2 तक पहुंच पाया क्या है, नहीं पहुंच पाया, 2 से कम रह गया। 2 से कम रह गया मतलब 1 कंप्लीट कर चुका है, यानी इसका आंसर 1 रहेगा। वैसे अगर मैं कह दूं भाई 2.99 रहेगा, तो भी आप देख पा रहे हो कि पॉइंट वाला भाई 3 तक तो नहीं पहुंच पाया, 2 ही कंप्लीट है, यानी इसका महत्तम पूर्णांक, सबसे बड़ा पूर्णांक इसके पास 2 ही है। इस कारणवश 2 इसके पास आंसर जाएगा। यानी सिंपल कहानी, पॉइंट वाले नंबर को हटा दो और ये नंबर आ जाएंगे। और फिर भी मैं बताऊं तो भैया आप ध्यान रखना बस कि भाई ये 3 तक कंप्लीट कर नहीं पाए, तो सबसे बड़ा 2 ही है, तो इसलिए 2 आंसर लिख दिया है। ठीक है, अब इसके ग्राफ के तौर पर इसको कैसे रखा जाएगा, तो ग्राफ के तौर पर मैं आपको बता दूं, ठीक है देखो इसके अंदर क्या है, अगर मैं x का मान 0 रखता हूं, पहले मैं इसमें नंबरिंग भी कर देता हूं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं भाई ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो ठीक है, ये बात हो गया। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं x इक्वल टू 0 पर तो 0 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन 0 से जैसे आप ज़्यादा वैल्यू लेते हो, 0 से ज़्यादा वैल्यू, 0 से ज़्यादा कहाँ जाओगे,
भाई 0 से ज़्यादा जाओगे तब भी वो 0 पर ही आएगा। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हो कि अगर आप वैल्यू को लेते हो कहाँ तक, 1 से कम तक लेते हो, 1 से कम तक लेते हो, 0 और 1 के बीच में लेते हो तो 0 ही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट में कहता हूँ अगर x का मान आप क्या लेते हो कि भैया यहाँ फुल स्टॉप कर रहा हूँ, फुल स्टॉप मतलब ये 1 को ले रहा है और ये यहाँ पर 2 को नहीं ले रहा। भाई ये 2 को नहीं ले रहा, ठीक है, मैं यहाँ पर नंबरिंग लिख देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि इस वाली लाइन लिखने का मतलब ये है कि ये आपका 2 पर तो नहीं आ रहा, 2 से कम कम है और ये 1 तक जा रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसका जो आंसर आपके सामने आ रहा है वो 1 तक आ रहा है, यानी ये 1 पर आ रहा है जब आप 1 से 2 के बीच की वैल्यू ले रहे हो। तो इसके बाद नेक्स्ट की बात करता हूँ, अगर आप 2 से 3 की वैल्यू लोगे तो 2 से 3 के बीच में जो जाएगा वो आपके पास कहा जाएगा 2 पर जाएगा, और 3 से 4 पर जब जाओगे तो उस कंडीशन में आपके पास हो जाएगा ये आपके पास 3 पर जाएगा। 3 से 4 के बीच में सब जगह 3 पर आंसर आएगा। ऐसे में नीचे की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर मैं वैल्यू को लेता हूँ कहाँ पर भाई 0 से -1 के बीच में लेता हूँ तो वो वैल्यू यहाँ पर आएगी, ये इसको छोड़ा जाएगा और इसको यहाँ पकड़ा जाएगा, वही चल रहा है। वैसे ही आप अगर -1 से -2 के बीच में लेते हो तो यहाँ पर आएगा, ये इसको खोला, इसको पकड़ लिया, ठीक है, इस प्रकार से चलता जा रहा है। डन। इसमें भी मैं नंबरिंग लिख देता हूँ जो कि आपके कितना है, -1, -2 और -3 -4 है, ये -1 है, -2 -3 और -4 है। इस प्रकार से आपका ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बन रहा है, ठीक है, इस प्रकार से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बन रहा है। इसको और नीचे लेकर चलूँ तो नीचे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ये ग्राफ 3 पर, ये आपका -2 से -3 के बीच में अगर जाता है तो ये आपको इस तरह से मिलेगा, और इसके बाद -3 से -4 पर जाएगा तो ये इस तरह से बनेगा, तो वो 4 पर आंसर देगा, ठीक है। डन डन है, ओके। चलो, ये महत्तम पूर्णांक फलन था, ओके। और सिंपल सी कहानी ये थी, क्या चीज़ भाई, कि अगर कोई भी पॉइंट आपको दिखे तो पॉइंट को हटा देना, जो नंबर है वो आपके आंसर आ रहे हैं, ठीक है, जो नंबर से आंसर आ गया, सिंपल सी बात। सबसे बड़ा पूर्णांक इसके पास क्या है, तो 2 ही है, 3 तक तो पहुंच नहीं पाया, 1 ही है, 2 तक पहुंच नहीं पाया, 0 है, 1 तक पहुंच नहीं पाया क्योंकि 1 से कम है ये, इसलिए आप बड़ा वाला लिखेंगे जो कि भाई 1 ही, इसके लिए 0 है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है, ठीक है, ओके। चलो, तो ये आपके टोटल ग्राफ यहाँ पर बन चुके हैं, जितने भी ग्राफ्स थे वो यहाँ पर बन चुके हैं। आप समझ चुके होंगे ग्राफ्स जो अलग अलग टाइप के फलन होते हैं उसके कैसे होते हैं, और इस प्रकार से आपको बहुत सी क्लैरिटी भी मिली होगी। इसके बाद जैसे कि हम देख पा रहे हैं वास्तविक फलनों के बीजगणित की बात करें, अलजेब्रा की बात करें, अलजेब्रा मतलब अरे भैया जोड़ घटा गुना भाग और क्या, यही होता है अलजेब्रा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सिंपल सी कहानी, ये तो आपका प्रॉपर जो है वो एनसीईआरटी के अंदर ऐसा कुछ दिया हुआ है, लेकिन आपको इसमें सिंपल सी कहानी के तौर पर बताऊं कि अगर कोई भी दो फलन को आप जोड़ते हो, कैसे जोड़ोगे, अगर कोई भी दो फलन इस प्रकार से देखो एफ जी जुड़कर एक्स है तो आप उसको अलग अलग लिख सकते हो, एफ एक्स प्लस एफ जी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। वहीं पर मैं बात करता हूँ अगर आप घटाते हो तो वो घट जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, घटाओगे तो घट जाएगा। और उसके बाद अगर आप किसी भी एक कांस्टेंट नंबर से, कांस्टेंट चीज़ जैसे अल्फा से आपने गुना कर रखा है तो वो गुना रहेगा, यानी अल्फा के साथ एफ एक्स है तो ये अल्फा एफ और एक्स ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नॉर्मली कहूँ फंक्शन के अंदर बाहर से अगर कोई भी एक नंबर से गुना करते हैं तो पूरा नंबर, पूरा फंक्शन उससे गुना हो जाता है, 2 से गुना किया तो सारे सबको 2 से गुना कर दो, ये चीज़ हो जाता है। वहीं पर हम बात करें कोई भी दो फलन जब आपस में गुणे में रहेगा, जैसे एफ और जी, एफ एक्स और जी एक्स को गुना करोगे तो उसे एफ जी एक्स भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, डन है, कोई दिक्कत नहीं। और सभी फलन के लिए मैं बता दूं सभी फलन आपके रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियल नंबर में, भाई कोई भी वास्तविक संख्या ही चाहिए, अवास्तविक संख्या बिल्कुल नहीं चाहिए, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर 9 उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम वास्तविक संख्या की बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद जैसे कि हम देख पा रहे हैं भाग वाले की बात करें, अलजेब्रा में की बचा भाई भाग वाला बचा है, भाई जोड़ घटा गुना तो हो गया था, भाग की बात करते हैं। भाग में भी वही चीज़ है, एफ एक्स बाई जी एक्स अगर भाग में है तो यहाँ पर एफ बाई जी एक्स हो जाएगा और इस प्रकार से आपके सामने ये बन जाएगा। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका ये जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाली चीज़ अगर 0 हो गई तो भैया वो अनंत हो जाएगा, और वो तो हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है कि अनंत हो जाए, इसलिए हम नीचे वाले को 0 नहीं चाहते। तो ये चीज़ आपके सामने हो गई है, डन है, ओके। चलो, अब इन्हीं पर आधारित कुछ कुछ क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। जैसे कि अब हमारे पास ये आता है, जैसे कि मैंने फलन के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, अब उसी फलन के आधार पर हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चंस के बारे में।
क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में पहले में क्या कह रहा है। तो भैया क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संबंधों में कौन सा फलन है, यानी इनमें से कौन सा फलन है ये आपको बताना है। कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए, यानी अगर वो संबंध जो है वो एक फलन है तो परिसर बताइए, अगर नहीं है तो कारण बताइए। बिल्कुल, चलो भाई देखते हैं। हल पे यहाँ पर आते हैं फर्स्ट पर। फर्स्ट की बात करते हैं। 2 रखा तो 1 आया, 5 रखा तो 1 आया, 8 रखा तो 1 आया, 11 रखा तो 1 आया, 14 रखा तो भी 1 आया, 17 रखा तो भी 1 आया। ठीक है, मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि भैया पहले वाला होता है बच्चा और दूसरे वाली होती है माँ। भैया ये बताया था मैंने, अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था। अब मैं कहूँ दूसरे वाली माँ, यानी एक माँ है और 2 बच्चा है। अब माँ की बात करूँ, एक माँ का बच्चा 2 है, एक ही का बच्चा 5 भी है, एक का बच्चा 8 भी है, एक का बच्चा 11 भी है। भाई एक कोई माँ है, उसके इतने सारे बच्चे, हाँ भाई संभव हो सकते हैं। अब हो सकते हैं मतलब कि ये जो आपका है ये एक संबंध है, यानी कि फर्स्ट में बात करूं यह संबंध है, संबंध है, क्योंकि आप सिंपल सी कहानी देख पा रहे हो, हर किसी के अंदर एक का ये आपके पास देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखने को मिल रहा है। ओके डन। अच्छा मैंने यहां पर देखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल संबंध है भाई, ये संबंध है। और उसके बाद क्या बोला है? यदि संबंध फलन है, संबंध नहीं फलन बोला था, मैं वही सोचू संबंध कहा लिख दिया मैं। यह संबंध फलन है, फलन है भाई, ये फलन है हो गया। अब उसके बाद परिसर बताना है, तो परिसर क्या होगा भाई? परिसर की बात की जो सेकंड वाला होता है, जो कि आपको यहाँ पर सिर्फ इकलौता एक दिख रहा है, सिर्फ इकलौता एक दिख रहा है। ठीक है, सिर्फ इकलौता एक दिख रहा है तो वो परिसर हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम चलेंगे सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड वाला पार्ट हमारे पास क्या दिख रहा है? 2 रखा तो 1 आया, 4 रखा तो 2 आया, 6 रखा तो 3 आया, 8 रखा तो 4 आया, 10 रखा तो 5 आया, और 12 रखा तो 6 आया, 14 रखा तो 7 आया। देखो इसमें एक चीज का ध्यान रखना, सेकंड नंबर पर, सेकंड नहीं फर्स्ट नंबर पर कोई भी अवयव सेम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पर सेम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पर कुछ सेम दिख रहा है क्या? 2 1 2 4 2 6 3 8 4 10 5 12 नहीं, फर्स्ट पर कुछ भी सेम नहीं है। बस ये देख लो फर्स्ट पर सेम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पर अगर सेम नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप कह सकते हो कि ये जो आपका है भाई, इसका मतलब आप कह सकते हो अगर फर्स्ट पे सेम नहीं होता है तो आप कह सकते हो कि ये आपका फलन रहेगा भाई, ये आपका फलन रहेगा। यानी कि मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि आप इसमें कहोगे यह संबंध फलन है, फलन है भाई, फलन है। और इसमें परिसर जो बात की जाए, परिसर क्या होगा? परिसर सेकंड वाला होगा, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 है। ये परिसर आपके सामने आ गया है। डन है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ओके है। ठीक है चलो, अब इसके बाद आते हैं थर्ड वाले पार्ट पर। थर्ड की बात करें तो 1 3 1 5 और क्या है 2 5 है। अब आप देख पा रहे हो फर्स्ट वाले को ही चेक करना था भैया, एक भी आ गया और यहाँ भी एक आ गया, यानी आपसे ये कह रहा है एक की माँ जो है वो 3 है और एक ही की माँ 5 है। क्या ये संभव है कि किसी एक बच्चे की 2 अलग अलग माएँ हो? ठीक है, जिन्होंने उसको जन्म दिया हो, नहीं संभव है ना। यानी कि ये फलन भी संभव नहीं है। वही बात हुई है यहाँ पर। यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपके पास, एक मिनट, इसमें देख पा रहा हूँ भाई 1 3 और 1 5 है, तो इसमें आप कह पा रहे हो कि भाई 1 3 जो है, एक का प्रतिबिंब भाई, एक के प्रतिबिंब क्या है? 3 तथा 5 है। यह फलन में संभव नहीं है, यह फलन में संभव नहीं है। ठीक है, यह फलन में संभव नहीं है। इतनी बात क्लियर? ये इसका रीजन हो गया, कारण हमने बना दिया, ये संभव नहीं है। इसलिए आप क्या कहोगे? तब यह फलन नहीं है, यह फलन नहीं है। ओके, एकदम डन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके हो गई बात। ठीक है चलो भाई, ये मुद्दा भी क्लियर होता है।
अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो ये आपसे कहा गया है निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। भाई क्वेश्चन में कहा है प्रांत और परिसर ज्ञात करने हैं। ठीक है भैया, ज्ञात करेंगे। जैसा कि हमने इनके ग्राफ पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग भी हम थोड़ा सा एनालाइज कर समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया एक्स का मान आप क्या रख सकते हो। तो भाई प्रांत की अगर मैं बात करता हूं तो प्रांत का मतलब होता है एक्स का वह मान जिस पर इसका आंसर आना संभव है। एक्स का ऐसा क्या क्या मान रख सकते हो जिस पर इसका आंसर आना संभव है। तो आप कुछ भी रख लो, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही बिल्कुल। आप अगर 4 रखोगे तो -4 आंसर आएगा, अगर -5 रखोगे तो तब भी -5 आंसर आएगा, यानी कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, कुछ भी रख लो आंसर आएगा। इसका मतलब प्रांत आपका क्या रहा है, प्रांत आपका बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। लेकिन वही परिसर की बात की जाए तो क्या आएगा, तो परिसर में एक चीज का ध्यान रखना कि आप चाहे इसमें नेगेटिव नंबर रखो चाहे पॉजिटिव रखो, ये मॉड उसे पॉजिटिव कर ही देगा। यानी अगर 4 रखोगे तो भी आपका 4 ही रहेगा, और बाहर आता है माइनस तो -4 आ जाएगा। अगर आप -4 रखोगे तो उस -4 को ये मॉड +4 कर देगा, और उसके बाहर माइनस तो फिर से -4 आ जाएगा। यानी कि आप कुछ भी नंबर रख लो, ये हमेशा एक नेगेटिव नंबर ही देगा, नेगेटिव रियल नंबर ही देगा। यानी कि आप इस कंडीशन में कह सकते हो कि R लिखोगे और उसके ऊपर माइनस लगा दोगे कि नेगेटिव रियल नंबर ये लिखा जा रहा है। परिसर क्या है, नेगेटिव रियल नंबर। ये सभी वास्तविक संख्या है और ये नेगेटिव वास्तविक संख्या है। ठीक है, वहीं पर सेकंड की हम बात करते हैं तो यहां पर प्रांत क्या होगा। तो प्रांत मैंने जैसा कि बताया एक्स का वह मान जिस पर इसका आंसर आना संभव है। तो आप यहां पर देख पा रहे हो, अगर मैं इसमें 0 रखता हूं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 रखूं तो भी ठीक है, 2 रखूं तो भी ठीक है, 3 रखूं तो भी ठीक है। लेकिन अगर मैंने 4 रख दिया यहां पर तो 4 चक 16, 9 में से 16 गया तो कितना बचता भाई, तो 9 में से जैसे ही आप 16 रख दोगे तो उस कंडीशन में ये आ जाएगा -7 रूट में, और रूट में -7 आपका रियल नंबर नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, जो कि अवास्तविक होता है, तो भैया उसके बारे में चर्चा ही नहीं करनी। इसका मतलब आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 रख सकते हो, और मिनिमम से मिनिमम तो आप -3 तक जा सकते हो, क्योंकि -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है। ठीक है, -3 से कम मत चले जाना। यानी इसके लिए बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये बिलोंग करेगा -3 से 3 के बीच में, ये आपका प्रांत रहेगा, ये आपका प्रांत रहेगा, ये बात का ध्यान रखना। ओके, डन है एकदम, ठीक है। ओके चलो भाई, तो ये प्रांत हो गया। परिसर की अगर बात करता हूं तो क्या होगा, तो परिसर की अगर बात की जाए तो यहां पर से हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो आंसर आएगा, यानी कि अगर आप x का मान 0 रखते हो तो √9 आएगा जो कि 3 होता है। ठीक है, और उसके बाद मैक्सिमम 3 रखते हो, 3 रखोगे तो 0 आ जाएगा, और -3 रखोगे तब भी 0 आएगा। और इस पूरे का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि रूट के अंदर कुछ भी रहे उसका सॉल्यूशन नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इसका कम से कम मान तो 0 आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा मान 3 आ रहा है। यानी कि आप यहाँ पर देखोगे इसका लिए 0 और 3 आ जाएगा, इसमें ही ये बिलोंग करेगा, इसमें ही ये बिलोंग करेगा। ओके, डन है एकदम, एकदम डन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बिल्कुल ओके है। ठीक है, ओके चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आपके सामने लिखा है, मान लीजिए कि फंक्शन जो f(x) जो है वो आपका दिया हुआ x का स्क्वायर दे रखा है। चलो ठीक है, x का स्क्वायर दे रखा है और gx आपको ये दे रखा है, तो आपको बताना है दोनों का जोड़, घटा, गुना, भाग सब बताइए। चलो हम एक एक करके सबको बताते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट बात करते हैं क्या भाई, f प्लस में g के साथ x निकालेंगे। इसका मतलब होता है f(x) प्लस में gx होता है, जिसको कि अगर जोड़ा जाए तो मैं देख पा रहा हूँ कि x स्क्वायर है और प्लस में 2x प्लस में 1 है, भाई ये आ चुका है। सेकंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं f माइनस में g आपके पास है और इसके साथ x है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये f(x) है माइनस में gx है, भाई ये आ चुका है। इसका मतलब हम देख पा रहे हैं क्या भाई, ये x स्क्वायर आ गया माइनस में gx, मतलब कि ये चीज़ है भाई 2x और -1 आ गया। थर्ड की बात की जाए, ये हम देख पा रहे हैं ये fg है और इसके साथ हमने x कर दिया है। इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा fg हो जाएगा और ये fx हो जाएगा, नहीं सॉरी fx हो जाएगा और gx हो जाएगा, वही होगा। fx कितना है, तो ये x स्क्वायर है और gx कितना है, तो ये आपके पास है 2x प्लस में 1 है, भाई ये हो चुका है। इसको जब मैं गुणा करता हूँ तो मुझे दिख रहा है 2x के क्यूब है प्लस में x का स्क्वायर है, ये आपके सामने आ गया। डन, ओके है। चलो फोर्थ पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो इस कंडीशन में मैं देख पा रहा हूँ कि भाई f/g आपके पास है, इसके साथ आपने x लिख लिया है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि fx बटे में gx होता है, यानी कि इस कारणवश आप fx यानी कि x स्क्वायर लिखोगे और gx यानी 2x प्लस 1 रखोगे, ये आपके पास हो गया। तो ऐसे आप जोड़
जोड़ घटा गुना भाग सब कर दिया आपने और ऐसे लिख पा रहे हो। ओके है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ओके है, डन। चलो अब इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जैसे कि ये प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन में कहा गया एक फलन दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, डायरेक्टली मान निकालना है। तो जब मैं इसका मान निकालता हूं तो उस कंडीशन में मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ और कहूँगा फिर जीरो चाहिए तो बेटा कुछ नहीं, 2 गुने में 0 -5 यानी -5 आंसर आ रहा है। सेकंड की बात करी जाए तो आप देख पा रहे हो फंक्शन में जब 7 रखेंगे तो 2 गुने में 7 -5 यानी कि 7 दूनी 14 में से 5 गया तो बचेगा कितना, तो ये 9 बच जाएगा। थर्ड की बात की जाए, यहाँ पर फंक्शन के अंदर अगर आप रखते हो क्या भाई, -3 रखते हो तो इसमें आएगा भाई क्या, 2 गुने में -3 आएगा और माइनस में 5 आएगा, -6 -5 -11 आ जाएगा भाई, 6 5 11 -11 आ रहा है, डन। उसके बाद ये तीनों प्रश्न का आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो भाई बहुत बढ़िया, ये भी बात क्लियर होती है। अब अगला प्रश्न आपके सामने, फलन में क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास फलन टी जो है सेल्सियस तापमान को फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। चलो ठीक है, यानी कि आप देख पा रहे हो सेल्सियस रख रहे हो और ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो रहा है, ये टी मतलब वो फ़ारेनहाइट के फॉर्म में ही है। ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी कहानी इसके हल की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि टी फर्स्ट पार्ट की बात की जाए, टी के अंदर अगर मैं 0 रखता हूँ, सी की जगह 0 रखता हूँ तो ये 0 और ये 32 ही आंसर आएगा। ठीक है, सेकंड की बात की जाए तो अगर टी के अंदर मैं 28 रखता हूँ तो उस कंडीशन में क्या आएगा, तो 9 गुने में 28 आएगा, 28 बटे में 5 आएगा और प्लस में 32 आ रखा है। बहुत बढ़िया, ये चीज़ आपके सामने आ गया है, डन। इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आता है, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 28 280 में से गया 252, ये बच गया। ठीक है, बटे में 5 प्लस में 32 है, इसको हमने भाग किया तो कितना आ रहा है, तो ये आ गया 50.4 प्लस में 32 यानी कि 82.4। भाई ये आपके सामने आंसर आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप -10 भी रख रहे हो, टी के अंदर आप -10 रख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका आंसर आएगा -10/5 प्लस में 32, ये आपको खुद करना है। इस प्रकार से आपके सामने ये टी सी इक्वल टू में 212 दिया हुआ है, यानी कि फोर्थ पार्ट की बात की जाए तो इसके अंदर आपको दे रखा है टी सी का मान 212 दे रखा है, यानी 212 बराबर में कितना आएगा, तो ये आएगा 9c बटे में 5 प्लस में 32 आ रहा है। ठीक है, इस 32 को इधर लाओगे तो ये आके घट जाएगा, घटते ही बचेगा 180 बराबर 9c बटे में 5 है। यहाँ से आप देख पा रहे हो ये 180 गुणे में 5 बटे में 9 है बराबर में c है, 9 दूनी 18 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी c का मान कितना हो गया, 100 आ गया है। तो ये 100 आपके सामने आ चुका है। ठीक है, इस प्रकार से आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल वैल्यूज पुट करनी है, बस एक वही चीज़ वैसे लग रहा है जैसे कि आपने 9वीं कक्षा में भी किया था, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला वाला प्रश्न हमारे सामने क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं निम्नलिखित प्रत्येक फलन में परिसर ज्ञात कीजिए। भाई परिसर ज्ञात करना है, चलो हम ठीक है परिसर ज्ञात करते हैं। परिसर का मतलब है इसका मान आ क्या क्या सकता है, तो फंक्शन में यहाँ पर की बात करते हैं। आपको उसने क्वेश्चन में कहा है कि x का मान आपको ग्रेटर देन 0 पुट करना है, 0 से बड़ी संख्या यानी कि पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। अगर आप इसके अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू रखते हो तो उस कंडीशन में, वो भी कहा 0 से बड़ी, अगर आप 0 रखते हो तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अगर आप 1 रखते हो तो कितना आएगा, बस 0 रखने पर तो 2 आएगा। ठीक है, परिसर की मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये बिलोंग करेगा क्या, 0 रखने पर 2 आएगा तो 2 लिख दिया। तो उस बोलोगे सर 0 तो रखना नहीं था, बेटा मैं 0 रखने पर 2 निकाला लेकिन मैंने यहाँ ओपन ब्रैकेट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि ये 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 से बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं, 2 से आगे की संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या करेंगे भाई, मैं देख पा रहा हूँ कि साइड में लिखता हूँ, पहले 2 तक जा रहे हैं 0 पर। अगर मैं इसके बाद कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखता हूँ, जैसे मैंने 1 रखा तो आएगा -1 आंसर, अगर 2 रखूंगा तो माइनस में आंसर आएगा, 3 में कुछ माइनस में आएगा, यानी कि ये जो जा रहा है वो माइनस अनंत तक जा रखा है। यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो है वो माइनस अनंत से जाएगा और -2 तक जाएगा, इसके बीच में ही लाई करेगा, इसके बीच में ही लाई करेगा। -2 को -2 नहीं +2 आ रहा है, ये +2 को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, इससे कम वैल्यू रख रहा हूँ इसलिए मैंने ओपन ब्रैकेट रखा है। ठीक है, ओपन ब्रैकेट रखा है, यानी कि आप 0 से कोई बड़ी वैल्यू रख रहे हो, जैसे 0.1 रखते हो तो भी आपका क्या है, तो ये 2 से कम वैल्यू आ रही है, यानी 2 को नहीं ले रहे हम, 2 से कम ले रहे हैं, इसलिए ओपन ब्रैकेट लिया गया है। ठीक है,
अगर यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन होता तब मैं क्लोज ब्रैकेट लेता, लेकिन ये बड़े का साइन है, सिर्फ इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ये वाला ओपन ब्रैकेट लेकर चल रहे हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट की बात की जाए तो हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कहा है वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या हम इसमें रख रहे हैं। अब बताइए परिसर क्या होगा। तो बेटा इसके अंदर आप ध्यान दीजिए सही तरीके से कि आप इसमें चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, ये तो उसे पॉजिटिव कर देगा। कम से कम ये 0 हो सकता है, 0 से कम तो नहीं हो सकता, और अगर ये 0 हो गया तो आंसर 2 आएगा, यानी कि आपको कंफर्म पता है कम से कम तो भैया 2 आएगा। ठीक है, 2 एग्जैक्ट आएगा कम से कम जब 0 रखोगे तो। उसके बाद चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, कोई भी नंबर रखो, वो बड़ी ही वैल्यू आएगी। कहाँ तक? अनंत तक जाएगी। तो ये अनंत तक जाएगी, और अनंत को हमेशा ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इसका परिसर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हैं fx इक्वल टू एक्स है, fx इक्वल टू में x आपको दिया हुआ है, इसका मतलब आप कोई भी वास्तविक संख्या इसमें रख सकते हो, कोई भी वास्तविक संख्या इसमें रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और वही भी कोई भी वास्तविक संख्या आएगा भी, यानी इसका परिसर जो आएगा वो आपका ऑल रियल नंबर आएगा, सभी वास्तविक संख्या आ जाएगा। ठीक है, डन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ओके है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला वाला प्रश्न जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है कि fx आपको ये दे रखा है, gx आपको ये दे रखा है, आप जोड़ घटा गुणा भाग करना है। ये आपका होमवर्क के तौर पे है, क्योंकि जस्ट ऐसा एक क्वेश्चन अभी करवाया था मैंने। ठीक है, अभी जस्ट करवाया, तो ये आप होमवर्क के तौर पर कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, अब आपके सामने मान लीजिए कि r कोई वास्तविक संख्या का समुच्चय है, ए एक वास्तविक फलन आपको दे रखा है, fx इक्वल टू में x प्लस 10 दिया हुआ है, तो द्वारा परिभाषित फलन का आलेख खींचिए। भाई आलेख खींचने के लिए कहा हुआ है। ठीक है, अब इसके आलेख खींचने की बात की जाए तो इस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं, तो आलेख तो सर इसका ग्राफ हो जाएगा। तो ग्राफ आपको खींचना आता ही है भाई, नॉर्मली ग्राफ जैसे आपने 10वीं कक्षा में खींचा था वैसे ही आप खींच दोगे उसमें, कि आप x का इसको लिखोगे y बराबर में x प्लस में 10 लिखोगे, यानी अगर x का मान 0 रखते हो तो y का मान 10 आएगा। ठीक है, 0 और 10 आएगा। अगर x का मान -10 रखते हो, -10 रखते हो यहाँ पर, तो y 0 आएगा। यानी इस प्रकार से आप देख पा रहे हो ये ग्राफ आपके सामने बन जाएगा, और ये आपके सामने आ चुका है कौन सा, y इक्वल टू में x प्लस में 10, ये आपने आलेख खींच लिया है। ठीक है, ओके। चलो अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जैसे कि हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है कि भाई इसका प्रांत ज्ञात कीजिए। देखो प्रांत जब किसी भी फलन का ज्ञात करते हैं तो प्रांत का मतलब होता है कि x का वह मान जिस पर इसका कुछ ना कुछ आंसर आ रहा हो। क्या भाई, कुछ ना कुछ आंसर आ रहा हो, अनंत ना आ जाए। अगर अनंत आ रहा है मतलब वो मैं मान नहीं रख सकता उसमें। ठीक है, तो आपको कैसे पता भाई कौन सा मान इसमें रख सकते हैं कौन सा नहीं रख सकते, तो ये टोटली डिपेंड करता है इसके नीचे वाले, यानी हर की बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। अब ये कैसे डिपेंड करता है तो इसको मैं आपको बता दूं। हल के अकॉर्डिंग फंक्शन आपके पास दिया हुआ है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 दिया है। नीचे इसका फैक्टराइजेशन करो, कैसे होगा भाई, तो 6 दूनी 12, हाँ 6 दूनी 12 हो रहा है, यानी कि आप देख पा रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस में 6, सॉरी एक्स माइनस में 6 आएगा और एक्स माइनस में 2 आएगा। भाई ये आएगा, भाई ये चीज़ आ सकती है, ओके है भाई। इसका फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा आता है। अब इसके बाद करना क्या है, x माइनस 6 बराबर 0, यानी कि x का मान 6 आ रहा है, और x माइनस 2 जो है बराबर 0, यानी x का मान 2 आ रहा है। भाई x 6 आ रहा है, x 2 आ रहा है, ये दो चीज़ें आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके है। ठीक है, तो भाई x 6 आ रहा है और x 2 आ रहा है, दो बातें आपके सामने आ गई। जब x 6 आ रहा है और x 2 आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा यही है कि अगर आपने इस x6 को इसके अंदर रख दिया तो 6 रखते नीचे 0 हो जाएगा, और नीचे 0 हो गया तो ये अनंत हो जाएगा। अगर आपने 2 रखा तो नीचे 0 हो जाएगा और ये अनंत हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो इसके बाद कि तब फंक्शन जो आपके पास दिया हुआ है, फंक्शन में प्रांत जो आपके पास है ये आपका बिलोंग करेगा क्या, ऑल रियल नंबर, बस छोड़कर 6 और 2, ये दो संख्याएं छोड़कर, ये दो संख्याएं छोड़कर आप इसमें लिखोगे कि सभी वास्तविक मान पर इस फलन का मतलब सभी वास्तविक मान जो है वो इस फलन का प्रांत होगा। ओके, बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बिल्कुल ओके। हाँ जी भाई, फटाफट से कमेंट कीजिए कि मजा आ गया। भाई अगर आप आखिर तक जुड़े हुए हो ना तो एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि यस सर मजा आ गया सेशन में, एकदम धमाकेदार सेशन में एकदम मजा आ गया है। ठीक है,
और इसी तरह के रेगुलर सेशन आपको मिलते रहेंगे, हर एक चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आप रेगुलर क्लास में जुड़े रहें, क्लासेस लेते रहें, इन सभी जो भी मैंने आज क्वेश्चन कराए इन सभी क्वेश्चन को दोहरा कर दोबारा प्रैक्टिस कर ली, तो उसके बाद आपको किसी प्रकार की दिक्कत महसूस नहीं होने वाली और आपकी नॉलेज एकदम बूस्टअप होने वाली है। तो इसी के साथ आज के सेशन से हम लेते हैं अलविदा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और नए सेशन के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो बिल्कुल जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।